सो इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर हम लोग को करना है आज. So images formed in two inclined mirrors. So for an object kept in between the two inclined mirrors, we get many images of the object. This is because the light rays after reflection from one mirror fall on the other mirror. In other words, the image formed by one mirror act as an object for the other mirror. This continues till no more reflection can occur on any mirror. So the object and the images formed by the two inclined mirrors lie on the circumference of a circle whose center lies at the point of intersection of the two mirrors, and radius is equal to the distance of object from the point of intersection. ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था क्या? नहीं किया था. चलो कोई नहीं. सो जहां पे दो मिरर इंटरसेक्ट करते हैं, उन दो मिरर के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, जैसे कि इस फिगर में अगर आप देखो ये जो सर्कुलर वाला, तो आप ये देखो ये दो मिरर जिस these two mirrors are getting intersected at this point, तो वो सेंटर रख के, उसको सेंटर रख के, ओ को सेंटर रख के, और कह रहा है कि the object and the images formed by the two mirror inclined lie on the circumference of a mirror of a circle whose center lies at the point of intersection of the two mirror, and radius is equal to the distance of the object from the point of intersection. तो distance of object from the point of intersection, ये जो distance लेके हम लोगों ने एक सर्कल बना दिया. तो देखो ऑब्जेक्ट भी यहाँ लाई करेगा और इसके सारे इमेजेस, पहला इमेज जो इस मिरर से हम लोग जो इमेज बनाते हैं, ये P1 भी यहाँ पे, दूसरे वाले मिरर से जो इसका इमेज बनाएंगे P2 भी यहाँ पे. अब P2 का इमेज जो इस पे बनेगा P3, या P3 P1 का जो इमेज यहाँ बनेगा P3, ये सारे इमेजेस दे एंड द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ देम लाई ऑन दिस सर्कल ओनली. सो यही चीज बताया हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन में कि ऑल द ऑब्जेक्ट एंड द images formed by two inclined mirrors lie on the circumference of a circle whose center lies at the point of intersection of the two mirrors, and radius is equal to the distance of object from the point of intersection. Okay, so this is important, you have to remember this. Now the number of images formed depends on the angle theta between the two mirrors. Following two cases are possible if angle theta between the mirrors is such that n is equal to 360 by theta is odd. तो हम लोग थीटा जो एंगल है 360 को उस एंगल से डिवाइड करते हैं. 360 बाय थीटा अगर जो नंबर मिलता है दैट इज ऑड, तो उस केस में इफ द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली बिटवीन द मिरर्स. असिमेट्रिकली का मतलब कि नियरर टू वन मिरर एंड फार्दर फ्रॉम द अदर मिरर. सो ये दो मिरर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो देखो असिमेट्रिकल है, इस वाले मिरर से पास है और इस वाले मिरर से डिस्टेंट है. तो जो भी इनके एंगल बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट लाई करेगा, वो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा तो हमेशा इक्वी डिस्टेंट रहता है. बट कोई और पॉइंट पे रहेगा अदर देन दिस एंगल बाइसेक्टर, तो इट विल नॉट बी इक्वी डिस्टेंट. नॉट बी इक्वी डिस्टेंट मतलब असिमेट्रिकल, इक्वी डिस्टेंट मतलब सिमेट्रिकल. अगर असिमेट्रिकल है तो n अगर ऑड है तो असिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n, एंड अगर सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n-1. क्लियर है बच्चों?
So Yes, sir. Sir, yes, सर एक डाउट था, सर सिमेट्रिकली मतलब दोनों मिरर्स के लिए सिमेट्रिकल, राइट? दोनों मिरर से सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे है रखा, ओह, मतलब ओके सर, गॉट मिरर इट। के जो इंटरसेक्शन वाला जो एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो दोनों मिरर से सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे प्लेस्ड। ओके सर। एंड सर तो मतलब जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे होगा दोनों मिरर्स से, तो एन क्या इवन ही आएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा एंगल पे। यहाँ पे एन अगर ऑड हुआ तो उस केस में, सिमेट्रिकल के केस में नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा, और अगर ये n ऑड है और असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस n। ओह, ओके। बट सर लेकिन अगर एन इवन आया तो इमेजेस वही है? हाँ, इमेजेस हमेशा n ही होता है, जब इवन होता है तो इमेज n ही होता ओके सर। है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर देखो, देखो एंगल क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री है ना। यस सर। इन दोनों के बीच में एंगल है हमारा 90 डिग्री, राइट। और यस सर। का वैल्यू निकालते हैं 360/90 विच इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, और हमें पता है कि जब n इवन होता है, n ही इवन होने के केस में नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n-1 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 4-1 3 हो गए। वो क्यों ऐसा होता है, चाहे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो चाहे असिमेट्रिकली। जैसे ये असिमेट्रिकल है, इनके एंगल बाइसेक्टर पे नहीं लाई कर रहा है, कहीं और लाई कर रहा है। लेकिन तुम ये देखो कि इसका ये वाला जो इमेज है और ये वाला इमेज, ये तो डिस्टिंक्ट है, ये कॉमन इमेज है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का P2 का भी इमेज P3 पे ही लाई कर रहा है, और P1 का भी इमेज P इसी पॉइंट पे, मतलब P2 का इमेज P4, P1 का इमेज P3, और P3 और P4 क्या हो रहा है, कॉन्साइड कर रहा है एक ही पॉइंट पे, इसीलिए यस सर। n-1 हो गया। ठीक है, सर इनसे नहीं है समझ आया। देखो n जब इवन है, n इवन निकला कैसे, ये जो एंगल था दोनों मिरर के बीच में, दैट इज 90 डिग्री, 360/94 है, सो दिस इज व्हाट इवन। इफ यस सर। इवन, वी हैव सेड कि फॉर्मूला हमें कहता है कि n-1 इमेज बन रहा है, मतलब 3 इमेजेस बन रहा है। तो चेक भी करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका पहला इमेज P1 पे बना, दूसरा इमेज P2 पे बना, और इस P2 का इमेज, अब एक तीसरा इमेज यहाँ पे P1 का इमेज P3 पे बनता है अगर इस मिरर को कंसिडर करते हैं तो, और अगर इस मिरर को कंसिडर करेंगे तो P2 का इमेज भी P3 पे बनेगा। तो जो P2 का इमेज है P3 या P4 जो भी बोल लो, और P1 का जो इमेज है ये P3, सो P2 का इमेज P4 और P1 का इमेज P3, ये दोनों क्या कर ले रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं। तो इनको नंबर ऑफ इमेज जब काउंट करेंगे तो इसको एक इमेज की तरह ही काउंट करेंगे। सो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज P1 1 2 और 3 इमेज फॉर्म हुआ। होना n इमेज चाहिए था, बट हुआ क्या कि इसमें थर्ड और फोर्थ इमेज एक ही पॉइंट पे बन गया, जिसको कि हम एक इमेज की तरह ही काउंट करते हैं, सेपरेटली 2 इमेजेस नहीं काउंट करते हैं। इसीलिए n-1 इमेज हम लोग लिखते हैं यहाँ ओके सर। तो सर हम लोग एन कब लेंगे, मतलब जब? जब ऑड होगा, जैसे n का वैल्यू जैसे 360 बाय, जैसे हम लोग कर रहे थे 72, तो n इज इक्वल टू 5 था, तो यस सर। 72 डिग्री पे अगर हमारे मिरर्स हैं इस तरह से, थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज, अगर देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब इसके एंगल बाइसेक्टर पे है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज n-1 हो जाएगा। बट अगर असिमेट्रिकल कहीं पे है तो नंबर ऑफ इमेज n के बराबर ही। ओके सर। Did you understand? यस सर। देखो तुम जस्ट जस्ट बी क्लियर, अभी तो बहुत ज्यादा चीज नहीं सोचना है हम लोग को, और इतना ज्यादा डायग्राम में भी नहीं जाना है। दो ही पॉइंट आपको क्लियरली समझना है। पहला ये
कि अगर नंबर ऑफ इमेज निकालने बोला है आपको, तो आप पहले तो आपको एंगल दिया हुआ होगा कि एंगल, द एंगल विच द मिरर्स मेक विथ ईच अदर, थीटा, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। मान लो 60 डिग्री दिया है, या 72 डिग्री दिया है, या 90 डिग्री दिया होगा, राइट? जस्ट अ सेकंड। भाई कौन बीच में गाना सुनने लग रहा है? एनीवेज, सो वेट अ सेकंड। मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे एंगल्स आपको दे रखे हैं, लेट्स से ये कोई भी, अब इससे हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं। n एक इंटीजर है जिसका की वैल्यू 360 बाय थीटा के बराबर होता है, मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। सो 360 बाय थीटा अगर करोगे, यहाँ पे 360 बाय 66 हो गया फर्स्ट केस में, अगर ये थीटा यस का वैल्यू यस यस सर। तो n इज इक्वल टू 360 बाय 6 विच 60 विच इज इक्वल टू 6। सो n का वैल्यू यहाँ पे 6 हो गया। n 6 है तो ये क्या आ गया, इवन हो गया। सो n जब इवन होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होते हैं, n-1 होते हैं। और n यही अगर ऑड होगा तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होना चाहिए। जैसे ओके सर। ऑड में थीटा इज इक्वल टू जब 72 डिग्री डालोगे तो 360 बाय 72 5 हो गया n का वैल्यू। अब ये n ऑड है, अब इसमें मेंशन्ड होना चाहिए कि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी इक्वल टू n-1, और अगर ये असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n। ओके सर। सर अब बात। ठीक। थैंक यू सर। हाँ, तो ये ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस कर लिए थे, फिर भी जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। एंगल थीटा अगर दे रखा है इस तरीके से कि n इज इक्वल टू, जो n एक नंबर है, ये अगर 360 बाय थीटा ऑड आता है तो दो केसेस लेंगे, एक असिमेट्रिकल और दूसरा सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो बट उसके जो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब दोनों मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एंगल बाइसेक्टर पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको असिमेट्रिकल कहते हैं। असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस n हो जाएगा, अगर ऑड है तो n। और अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब इसके एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस्ड है, तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे n-1 हो जाएगा। यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड केस, इफ n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा, ठीक है, अगर n 360 बाय थीटा जो है इवन है तो उस केस में हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस n-1 ही होगा, चाहे वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो चाहे या असिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। कैसे भी प्लेस्ड होगा, नंबर ऑफ इमेजेस n-1। क्लियर है बच्चों? Now images formed in a pair of mirrors placed parallel to each other, ठीक है। सो हमारे पास पेयर ऑफ मिरर्स हैं विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, प्लेस्ड पैरेलल मींस थीटा, द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज इक्वल टू 0 डिग्री, n इज इक्वल टू 360 बाय 0, 360 बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो इन्फिनिटी हो गया, n का वैल्यू इन्फिनिटी, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। So when two mirrors are kept parallel to each other, theta is equal to 0 degree, then n is equal to 360 by theta or 360 by 0, which is equal to infinity. So the number of images of an object kept in between the two parallel mirrors will be infinite. So for two mirrors kept parallel to each other,
an infinite number of images are found for an object kept in between them. Now in figure 7.18, if you see this AM and BM1, so AM and BM1 are two plane mirrors placed parallel to each other and object P is placed in between them. So दो mirrors हैं, they are placed parallel to each other and there is the object placed between them. The image of P formed by reflection from mirror AM is I1. P का जो image है वो I1 पे बना. अब I1 का image इस वाले पे अगर हम लोग देखते हैं, है ना, वो I2 पे बनेगा. I2 का इमेज इस मिरर पे फिर से राइट I3 बनेगा एंड सो ऑन. उसी तरह अगर आप समझो P का इमेज इस मिरर पे BM1 पे अगर हम देखें P डैश बना, ठीक है, I डैश बना. उस I डैश का इस वाले मिरर से AM वाले मिरर से इमेज जो बनेगा वो I डबल डैश बनेगा. I डबल डैश का फिर से इसके साथ हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कहीं I ट्रिपल डैश बनता एंड सो ऑन. ठीक है. सो इस तरह से अगर हम करते जाएंगे तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस व्हिच आर फाउंड व्हेन द मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. नाउ यूज इस तरह का सेटअप कहाँ पे यूज होता है? जब दोनों मिरर्स पैरेलल प्लेस्ड है इन अ शोरूम एंड इन अ बार्बर शॉप. मिरर्स आर अरेंज्ड इन दिस मैनर. शोरूम में इसलिए करते हैं जिससे कि इल्यूजन हो सके कि बहुत बड़ा शोरूम है ना. और बार्बर शॉप में जिससे कि यू कैन सी द हेयर एट द बैक, है ना, पीछे आपके बाल कैसे उसने काटे हैं, है ना, वो देखने के लिए हम लोग बार्बर शॉप में यूज करते हैं. और शोरूम में टू गिव यू एन इल्यूजन दैट द शॉप इज वेरी बिग or the floor is very big. Note that a thick plane mirror also forms a multiple number of images due to multiple reflections within the glass from front surface and back reflecting surface. Out of these, the second image formed due to reflection from the back reflecting surface is brightest. Now, images formed by two mirrors placed perpendicular to each other when two mirrors are kept perpendicular to each other, that is theta is equal to 90 degree, then n is equal to 360 by theta or 360 by 90, which is 4. Hence, for an object placed in between the two perpendicular mirrors, the number of images found will be n minus 1, which is 3. Thus, for two mirrors kept perpendicular to each other, 3 images are found for an object kept in between them. है ना? तो अगर perpendicular है तो वहां पे number of images will be है ना n minus 1. सो 360 by 90 करके 4 आ गया, n का वैल्यू n minus 1 3 हो गया. In figure 7.19, AO and OB are two plane mirrors kept mutually perpendicular to each other. Let P be any point placed in between the two mirrors. The image of object P formed by reflection from the mirror OB is P2 and by reflection from mirror OA is P1. तो OA वाले मिरर से P का रिफ्लेक्शन P1 पे बन रहा है इमेज, और OB वाले मिरर से P का इमेज P2 पे बन रहा है. Figure 7.19 shows ray diagram for the formation of image P2 only. Now, the image P2 acts as a virtual object for the mirror OA since rays after reflection from mirror OB
Since rays after reflection from mirror OB fall on the mirror OA, for this the image formed by mirror OA is P3. Similarly, P1 acts as a virtual object for the mirror OB. Since the rays after reflection from the mirror OA fall on mirror OB, they are not shown in the figure. For this, the image formed by mirror OB is P4, which is at the same point as P3. That is, the image P4 of P1 in mirror OB overlaps with image P3 of P2 in mirror OA. As such, three images of objects are formed, as in this case. In figure 7.19, ray diagram for the formation of images P2 and P3 is shown. Similarly, we can draw the ray diagram for this. Notes की ये जरूरत नहीं है. Geometrically अगर देखें, it can be seen that the images P1, P2, P3 and the object P all lie on a circle whose center is at O. The point of intersection of the two mirror OA and OB and radius is equal to OP. Now uses of plane mirror. अब uses of plane mirror में, the plane mirror find wide application in our daily life. Some of the application of plane mirror are given below. The most common and wide use is as a looking glass, है ना, looking glass के form में हम लोग use करते हैं. Second, in the optician's room, ये वाला हम लोगों ने कर लिया था यहाँ तक, B तक. मुझे लगता है C से start करना था. C वाला भी हम लोगों ने कर लिया था, concave convex mirror. उन्होंने revise कर लिया basically. रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने किया था, पोल, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस किया था. एनीवेज, चलो I'll just go through जल्दी से, है ना. पहला तो कॉमन जो यूज है, दैट इज इन अ लुकिंग ग्लास. सेकंड इज इन द ऑप्टिशियंस रूम इन to increase the effective length of the room. It is done by keeping a plane mirror on the front wall and the signboard on the opposite wall, just behind the patient. For the patient, the signboard is at nearly double the length of the room. तो जहाँ पे रूम बड़ा नहीं होता है और उतने डिस्टेंस पे रख के आई की विजिबिलिटी चेक करनी है ना, डिस्टेंट जो विजिबिलिटी होती है, उसके लिए फिर बेसिकली मिरर पीछे लगा दिया जाता है. आगे मिरर लगा दिया जाता है और हमारे पीछे वो बोर्ड लगा होता है जिसमें लेटर्स लिखे होते हैं. तो उससे क्या होता है, हम लोगों को ट्वाइस द लेंथ मिल जाता है. जितना भी विड्थ है रूम का, उसका डबल लेंथ हम लोग को मिल जाता है आई साइट चेक करने के लिए. तो ऑप्टिशियंस के रूम में जनरली हम लोग यूज करते हैं मिरर. तीसरा, इन द बार्बर शॉप फॉर सीइंग द हेयर्स एट द बैक ऑफ हेड. हियर टू मिरर्स facing each other are placed on the opposite walls at the front and back of the viewer. In a periscope, two plane mirrors, each inclined at 45 degrees with the vertical walls, are placed facing each other. In a kaleidoscope, three plane mirrors inclined with each other at 60 degrees are used. If small colored bangle pieces are kept between the mirrors, beautiful hexagonal patterns are seen. On rotating the tube, the design of the pattern changes. Now, in solar heating devices such as solar cooker, solar water heater, etc., a plane mirror is used to reflect the incident light rays from the sun on substance to be heated. Now, spherical mirrors, image formation and their uses. A spherical mirror is made by silvering a part of a hollow glass sphere. तो पूरे glass sphere का एक part को हम लोग जब silver कर देते हैं, तो उससे silver spherical mirror बनता है. A reflecting surface which is a part of a sphere is called spherical mirror. Types of spherical mirror. There are two types of spherical mirror. One is concave mirror and other is convex mirror. Depending on whether the inner or outer surface of the sphere is silvered, spherical mirrors are of टू टाइप्स. सो अगर आपने इसके बाहर वाले सरफेस को सिल्वर किया है और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो उसको कनकेव मिरर कहेंगे. अगर अंदर वाला सरफेस इसका सिल्वर्ड है और बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसका मतलब ये कन्वेक्स मिरर कहलाएगा. ठीक है.
So types of spherical mirrors, depending on whether the inner or outer surface of the silver sphere is silvered, spherical mirrors are of two types. One is concave mirror and the other is convex mirror. Right. Second is convex mirror. So in figure 7.20, the right part X of a hollow sphere is silvered and coated on its outer surface, and it forms the concave mirror, while the left part Y of the sphere is silvered and coated on its inner surface, and it forms the convex mirror. Now, a concave mirror is made by silvering the outer or bulging surface of the piece of a hollow sphere such that the reflection takes place from the inner face. In concave mirror, the reflection takes such that the reflection takes place from the hollow surface as shown in the figure. From the hollow surface as shown in figure. Now, convex mirror क्या है? A convex mirror is made by silvering the inner surface of a piece of a hollow sphere such that the reflection takes place from the outer surface as shown in the figure. Now, brief introduction of terms related to spherical mirror. First is center of curvature. The center of curvature of a mirror is the center of the sphere of which mirror is a part. In figure 7.22, it is represented by the symbol C. The normal at any point of the mirror passes through the center of curvature C. In other words, a line joining any point on the surface of mirror to the center of curvature C will be normal to the surface of mirror at that point. Radius of curvature क्या होगा? Radius of curvature. So radius of sphere of which the spherical mirror is a part is called the radius of curvature of the mirror. Thus it is the distance of center of curvature C from any point on the surface of mirror. In figure 7.22, PC is the radius of curvature. It is represented by the symbol capital R. Pole, the geometric center of the spherical surface of mirror is called the pole of mirror. It is the central point of the surface of the mirror. It is represented by the letter P as shown in the figure. Now aperture, the plane surface area of the mirror through which the light rays enter and fall on the mirror is called its aperture. So thus for the mirror shown in figure 7.22 AB is a diameter of aperture. So AB is the diameter of aperture. Now principal axis, it is the straight line joining the pole of the mirror to its center of curvature. So in figure 7.22, the line PC represents the principal axis. It can be explained on either side. It can extend on either side, sorry. Reflection of light ray from a spherical mirror. From a spherical mirror, reflection of light follows the same laws of reflection as for the plane surface. So वहाँ पे भी जैसे angle of incidence, angle of reflection के बराबर होता था, and the incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane. Same जो है spherical mirror में भी होगा. So note that in a spherical mirror, to obtain the direction of reflected ray for a given incident ray, first a normal is drawn to the point of incidence. For this, a line is drawn
joining the point of incidence to the center of curvature C. Then draw a line on the other side of the normal, making an angle theta, that is angle of reflection, equal to angle of incidence. This line represents the reflected ray. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इन फिगर 7.23 we are to find the direction of reflected ray for any incident ray AD on a concave mirror and convex mirror for which C is the point position of the center of curvature. For this, the point of incidence D is joined to the center of curvature C to get the normal DC on the mirror at the point of incidence D. So then the reflected ray DB is drawn such that BDC is equal to ADC in concave mirror and BDC dash is equal to ADC dash in convex mirror. Now focus and focal length. So for concave mirror, in figure 7.24, the rays of light are incident parallel to the principal axis on a concave mirror. Each ray gets reflected from the mirror obeying the law of reflection, that is angle of incidence I is equal to angle of reflection R, for which the dotted line joining the point of incidence to the center of curvature actually act as normal at the point of incidence. Now we note that concave mirror converges the rays on reflection and the ray after reflection pass through a point F on the principal axis. This point is called the focus of concave mirror. Thus, a concave mirror has a real focus because the reflected ray actually meets at this point. The focus is represented by the letter F. Thus, the focus of a concave mirror is a point on the spherical axis through which the light rays incident parallel to the principal axis pass after reflection from the mirror. Now focus and focal length of a concave mirror, the distance of focus F from the mirror, from the pole, so distance of focus F from the pole P of the mirror is called the focal length of the mirror. That is, focal length F is equal to PE. Now for convex mirror अगर हम लोग देखते हैं, so in figure 7.25, the rays of light are incident parallel to the principal axis on convex mirror. Each ray after reflection appears to diverge and the reflected ray do not meet at any point, but they appear to come from point F on the principal axis. Now behind the mirror, this point is called the focus. Behind the mirror, this point is called the focus of the convex mirror. Thus, this point is obtained geometrically when the reflected rays are produced backward. Thus, a convex mirror has virtual focus. Thus, the focus of a convex mirror is a point on the principal axis from which the light rays incident parallel to the principal axis appear to come after the reflection from the mirror. Now the distance of the focus F from pole P of the mirror is called its focal length. That is, focal length F is equal to PF. Focal plane क्या हो गया? A plane passing through the focal length.
is called focal plane. So a plane passing through the focus and normal to the principal focus of the mirror is called focal plane. A parallel beam of light incident to the principal axis get focused at a point in this plane. It is the point where the ray passing through the center of curvature meets the focal plane. ठीक है, तो जहां पे जो पैरेलल लाइट रेज हैं रिफ्लेक्ट करके जहां पे मीट करेगा वो पॉइंट जो है इसका फोकल प्लेन पे लाई करना चाहिए जहां पे मीट करेगा. Now convenient rays for the construction of image by ray diagram. So we consider certain rays which are convenient to take while drawing a ray diagram. So although from each point of an object infinite number of rays travel in all directions, but to find the position and nature of image form due to reflection from a spherical mirror, by drawing we need to consider at least two rays incident on the mirror from the same point of the object. So any two of the following rays are taken as the convenient incident rays. ठीक है, इनमें से कोई भी दो रे को हम लोग कंसिडर करेंगे. सो पहला है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है हमें पता है कि रिफ्लेक्ट करके रीबाउंड कर जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल उस डायरेक्शन में ही नॉर्मल भी है उस मिरर का उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. A ray parallel to the principal axis. तो जो the ray which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus or appear to pass through the focus. A ray passing through the focus, तो जो focus से pass कर रहा है will become parallel after reflection. A ray incident at the pole रे इंसिडेंट एट द पोल, जो पोल पे इंसिडेंट है जितना एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल दूसरा भी बनाएगा. सो रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर of curvature to any point on the surface of mirror is normal to the mirror at that point. Therefore, a ray AD passing through the center of curvature C or appearing to pass through the center of curvature C is incident normal on the spherical mirror. Now, since its angle of incidence is 0, therefore, the angle of reflection will also be 0 and the ray AD gets reflected along its own path dA as shown in figure. Thus, a ray passing through or directed towards the center of curvature of a spherical mirror is reflected back along its own path. तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ठीक है, so a ray passing through or directed towards the center of curvature of a spherical mirror is reflected back along its own path. Now ray parallel to the principal axis. So second ray is a ray which is parallel to the principal axis. Right. So a ray of light parallel to the principal axis after reflection from a spherical mirror either passes or appear to be coming from focus. तो ये देखो जो parallel to the principal axis है, either it passes through the focus or appears to be passing through the focus. Third is a ray passing through the focus. A ray passing through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis. So a ray either incident from the focus or converging at the focus after reflection from a spherical mirror becomes parallel to the principal axis.
a ray incident at the pole. Okay. So for a ray incident at the pole of a spherical mirror, the reflected ray is at an angle of reflection equal to the angle of incidence with principal axis as normal. तो angle of incidence is equal to angle of reflection वाला यहाँ पे हम लोग केस लेंगे. Ray diagram for formation of images in a concave mirror. Now we shall now find the position, size and nature of image by drawing the ray diagram for a small linear object placed on the principal axis of a concave mirror at different positions. So first case, when the object is at infinity. So when the object, example sun is at infinity, the rays of light reaching the concave mirror even from the different points of the object subtend nearly the same angle at each point of the mirror, so they can be treated to be parallel to each other. In figure 7.31, so you just have to focus on the ray diagrams. So when the object is at infinity, the image is at focus F. Focus F, and it is first real, inverted and diminished to a point. ये इसका property हो गया, and characteristics हो गया. दूसरा, second case, when the object is at a far distance. So you just have to consider these ray diagrams. So when the object is at a far distance, image is in the focal plane of the mirror, that is, so it is real, inverted and highly diminished. Third case is when the object is beyond the center of curvature. So when the object is beyond the center of curvature C, the image is between the focus and center of curvature C. It is real, inverted and diminished. Case 4, when the object is at the center of curvature C. So when the object is at the center of curvature C, the image is also at the center of curvature C. It is real, inverted and size same as that of the object, as is seen in this ray diagram. Fifth case is when the object is between the center of curvature C and focus F. So when the object is between the center of curvature C and focus F, the image is beyond the center of curvature C. It is real, inverted and magnified. Sixth case is when the object is at the focus. So when the object is at the focus, the image is at infinity, that is, it is real, inverted and highly magnified. Seventh case is when the object is between the focus and the pole. So when the object is between the focus F and pole P, the image is behind the mirror. It is virtual, upright and magnified. रे डायग्राम यहाँ पे दे रखा है. Note that in this case, as the object AB moves towards its pole P, similarly, image A1, B1 formed behind the mirror also shifts towards the pole P, and its size keep on decreasing, but it remains bigger than the object AB. Finally, when the object AB comes very close to the pole P of the mirror, the virtual image will also be very close to the pole, and it is almost the same size as that of the object. So inference इससे जो निकलता है, so in case of a concave mirror, the image formed can be real as well as virtual. It can be diminished
of the same size as well as magnified. The nature and size of the image depends on the position of the object. For the object situated beyond focus, the image is always real and inverted. Whereas for the object situated between the focus and pole, the image is upright and virtual. The image is diminished when the object is beyond center of curvature, but it becomes magnified as the object comes within the center of curvature. The image is of size of the object when object is at center. So the image is of size of the object when the object is at the center of curvature. Now table below gives a position, size and nature of image found by plane mirror corresponding to the different positions of the object. So देखो जब position of the object is at infinity, position of image is at focus. Size of the image is diminished to a point and nature of the image is real and inverted. Position of the object at very far distance, then position of image is in focal plane, highly diminished, real and inverted. Beyond the center of curvature, beyond the center of curvature, so image between center of curvature and focus banega, size of image is diminished or nature real and inverted. At the center of curvature, at image is found at the center of curvature only, same size and real and inverted. Between the center of curvature and focus, beyond center of curvature, magnified, real and inverted. At focus, the image is found at infinity, highly magnified, real and inverted. And between the focus and pole, the image is found behind the mirror, magnified, and it is virtual and upright. ठीक है, चलो we'll stop here. Just to remember कि कहाँ पे रुके, I'll just turn this red so that we know कि हम लोगों को यहाँ से start करना है. ठीक है बच्चों? So अगली क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा. So we'll finish it off on Saturday, and then Tuesday we can revise numericals थोड़ा सा so that you are prepared for your test. ठीक है बच्चों? Yes, sir.